आज हम लोग डिस्कशन करने वाले मैट्रिसेस चैप्टर का। कोई भी ऐसा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जिसमें कुछ नंबर ऑफ रो और कुछ नंबर ऑफ कॉलम है, ऐसे अरेंजमेंट का नाम ही क्या होता है सर? मैट्रिक्स होता है। तो टोटल पॉसिबल स्केलर मैट्रिक्स कितने हो गए सर? सिर्फ और सिर्फ 2 स्केलर मैट्रिक्स होंगे। मैट्रिक्स में अगर कभी भी 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है या तो a बराबर 0 होगा या तो b इज इक्वल टू 0 होगा। हेलो एवरीवन, क्या हालचाल बेटा आप सभी लोगों का? आई होप आप सभी लोग बहुत जबरदस्त होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं दृष्टि स्कूल पर। जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं बेटा, रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कंप्लीट वन शॉट ऑलरेडी आ चुका है। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले मैट्रिसेस चैप्टर का। पूरा चैप्टर खतरनाक तरीके से करेंगे यार, एकदम मतलब समझ लो बेसिक से लेकर एकदम एडवांस लेवल तक। जितने भी क्वेश्चन सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड में आते हैं, किसी भी बोर्ड से अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, हर एक बोर्ड में इसी तरीके से ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस सेशन को देख सकते हो। इसमें कंप्लीट कंसेप्ट के साथ में ढेर सारे सवालों की प्रैक्टिस कराने वाला हूं। जो भी आपके शॉर्ट आंसर हैं, जनरली मैट्रिसेस से 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर तक ही सवाल आते हैं, क्योंकि इससे जो लॉन्ग आंसर का सवाल आता है वो डिटर्मिनेंट मिला के सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन को मिला के पूछा जाता है। वो हम लोग करेंगे डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में। तो आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर का। सबसे पहले को एक बार को वेटेज हम देख लेते हैं। भैया इसका जो वेटेज है क्लास 12th में लगभग लमसम 5 नंबर तो मान के चल सकते हो। मिक्स सवाल आ जाता है क्योंकि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट दोनों अलजेब्रा में आता है, दोनों का मिला के 10 नंबर का सवाल आता है। तो 5 नंबर लमसम इसको तुम मान सकते हो। इसमें क्या क्या रिसोर्सेज आपको फॉलो करना है, मात्र 3 काम कर लेना, इसी में से सारे सवाल भिड़ जाएंगे। एक तो एनसीईआरटी कवर कर लेना, पीवाईक्यूज देख लेना पिछले 4 सालों के, और एसपीक्यूज देख लेना, यानी कि सैंपल पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको देख लेना पिछले 4 सालों के। घुमा फिरा के बेटा वही सवाल आपसे पूछा जाता है, इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत है नहीं इस चैप्टर में। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। तो आ जाइए देखते एक बार को इस चैप्टर में हम कवर क्या क्या करने वाला है। सबसे पहले देखेंगे मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिक्स, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर का। ठीक है, मैट्रिसेस हम कहते हैं किसे हैं? मैट्रिसेस एकदम कोई रियल लाइफ एप्लीकेशन वगैरह आप नहीं बता रहा, सीधा मेन मुद्दे की बात आपको बता रहा हूं कि मैट्रिसेस होता क्या है। बेसिकली कोई भी ऐसा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जिसमें कुछ नंबर ऑफ रो और कुछ नंबर ऑफ कॉलम है, ऐसे अरेंजमेंट का नाम ही क्या होता है सर? मैट्रिक्स होता है। यहां पर ये जो सब कुछ लिखा होता है, ये सब कुछ क्या है बाबू? ये सब कुछ है सर रोज, है ना। जैसे ये पहला रो है तो इसे अपन बोलेंगे R1, ये दूसरा रो है तो सर R2, तीसरा रो है तो R3, सबसे लास्ट रो है तो कितने रो है? M रो है तो RM। ठीक है ना। सेम ऐसे ये देखो, पहला कॉलम है दिस वाज C1, ये दूसरा कॉलम है C2, तीसरा कॉलम है C3, nth कॉलम, है ना। तो C1 C2 C3 ऐसे करते करते CN। बात समझ आ गई सभी मेरे बच्चों को? हाँ N। और यहां पर यार ये जो M क्रॉस N है, M क्रॉस N को अपन क्या कहते हैं बेटा? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। यहां पर M क्रॉस N, इसे हम क्या बोलेंगे सर? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। और यहां पर M क्या होता है भैया? यहां पर सर M होता है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, और N क्या है सर? नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, क्लियर है सभी मेरे बच्चों को? हाँ N। और यहां पर ये जो AIJ लिखा गया है, AIJ क्या है? देखो AIJ बेसिकली लोकेशन ऑफ द एलिमेंट है। जैसे यहां पर ये 1 1 है यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये 2 3 है सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये 3 2 है यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम, है ना। तो यहां पर AIJ है बेटा लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट, लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट इन द ith रो, इन द ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है ना। और यहां पर I क्या है? I ऑब्वियस सी बात है, देखो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि I की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? I की वैल्यू ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 1 से लेके M तक हो जाएगी। तो I की वैल्यू यहां पर I इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसे करते करते M तक, J की वैल्यू 1 2 3 ऐसे करते करते N तक। बात समझ आ गई सभी मेरे बच्चों को? हाँ या ना। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आई होप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, डन है। चलिए बहुत सुंदर, ग्रेट यार। अच्छा, अब मुझे एक छोटी सी बात सोच के बताओ। चलो आगे अब एग्जांपल से देखते हैं, अभी धीमे धीमे समझ आएगा, डोंट वरी। तो सबसे पहले इसमें देखो बेसिक टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिक टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से कि आपको यहां पर
ए आई जे आपको दे देगा, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे, बोलेगा कि फॉर्मुलेट, यहां पर आपको फॉर्मुलेट करना है 2x3 का एक मैट्रिक्स। तो आप कैसे लिखोगे सर, ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 है ना, ये 2x3 का मैट्रिक्स लिखना है, यानी 2 रो 3 कॉलम होंगे, A21 A22 A23। बात समझ आ गई भैया। तो यहां पर A11 क्या होगा, आई की जगह पर 1, जे की जगह पर 1, यानी हो जाएगा सर A11 की जगह पर 1, A12 की जगह पर 2 + 1 3, A13 की जगह पर 4, A21 की जगह पर 3, 22 की जगह पर 4, 23 की जगह पर 5। बात समझ आ गई? हाँ यार, तो ये सबसे बेसिक टाइप का क्वेश्चन बनता है। आई होप सभी मेरे बच्चों को अच्छे से क्लियर है। अच्छा, इसी में जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है, इसी में दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखो कुछ ऐसा सा पूछा जाता है कि आपको एक मैट्रिक्स दे देगा कुछ इस तरीके से 2 3 4 ABC। तो जल्दी से मुझे फटाफट बताओ कि आखिरकार इसका ऑर्डर क्या है। तो तुम इसमें बोलोगे सर 2 रो और 3 कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर हो गया 2x3 है ना। अगर मैं तुमसे इसमें लोकेशन पूछूं तो इसकी लोकेशन क्या है सर, A11 की इज इक्वल टू 2, A12 की वैल्यू हो गई भैया 3, A13 की वैल्यू हो गई बाबू 4 है ना। सेम इसी तरीके से A21 ये हो जाएगा A, A22 B, A23 ये हो जाएगा सर C। बात समझ आ गई? तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से बन रहा होता है। अभी हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना, सारी बातें समझ आ जाएगी, टेंशन मत लो। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि बेसिक टाइप के क्वेश्चन सभी मेरे बच्चों को अच्छे तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर है, हाँ या ना। चलो, तो अगर क्लियर है तो जल्दी से फटाफट कुछ एक सवाल सॉल्व करो। सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है कह रहा है ए इज इक्वल टू ए आई जे बी द 3x3 मैट्रिक्स, जहां पर ए आई जे बेटा आपको ये दिया गया है, ए आई जे दिया गया है सर आई माइनस का 3j। तो इनमें से कह रहा है कि आखिरकार कौन सा फॉल्स है, यानी कि इनमें से कौन सा गलत है, ठीक है। तो A11 कह रहा है नेगेटिव है, तो A11 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस का 3, दैट इज नेगेटिव, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यहां से A12 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 6, यानी कि -5 हो गया। A21 ये हो जाएगा 2 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू -1। तो अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये बेसिकली हो जाएगा -6, दैट इज नेगेटिव, यानी कि सर ये भी बात हमारी सही है ना। अब जरा यहां पर A13 कैलकुलेट करो आप, A13 भैया 13 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3 इंटू 3, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। और A31 कितना हो जाएगा, 3 माइनस का 3, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आप ये देख सकते हो कि A13 ये बेटा छोटा है किससे, A31 से, क्योंकि 0 ऑब्वियस सी बात है -8 से बड़ा होगा, है ना। यानी कि ये वाला पार्ट गलत लिखा हुआ है, यानी कि करेक्ट आंसर इज द व्हाट, सी पार्ट शुड बी द राइट आंसर। बात समझ आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा भैया, 2025 का एमसीक्यू है, ठीक है ना। कह रहा है सर ए इज इक्वल टू ए आई जे इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। यहां पर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 दिया गया है और ए आई जे की वैल्यू बेटा अपने को ये दिया गया है, ध्यान से पढ़ना, थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, जे माइनस का 2i। तो इनमें से कह रहा है सर कौन सा ट्रू है, ठीक है। तो एक एक ऑप्शन जल्दी से फटाफट इसका टेस्टिंग करो आप। तो ए आई जे, इसको थोड़ा सा मैं ढंग से लिख रहा हूं, ये हो जाएगा -2i प्लस जे, है ना। तो A12 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बाबू, A12 i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, तो ये हो गया सर 0, है ना। तो ये तो 0 से बड़ा कह रहा है, तो ये तो हमारा गलत आ गया। दूसरा जरा चेक करो, कह रहा ऑल ए आई जे लेस देन 0, सारा का सारा ए आई जे कह रहा है कि लेस देन 0 होगा। सही बात है कि ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है ना, कि ए आई जे सारा का सारा लेस देन 0 होगा, बिल्कुल ये गलत बात है। यहां पर A13 जरा कैलकुलेट करो, A13 आई की वैल्यू 1 यानी हो गया -2, जे की वैल्यू 3 यानी कि हो गया सर कितना 1, है ना। A31 कितना हो जाएगा, -6 + 1 यानी कि हो गया सर -5। यार अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये तो हमारे पास -4 आ जाएगा। A31 इज इक्वल टू -4, तो यानी कि सर ये भी हमारा गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन जरा ध्यान से देखो एक बार, A23 आई की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा -4 + 3, दैट इज इक्वल टू -1। A32 यानी आई की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा सर -6 + 2,
दैट इज इक्वल टू माइनस का 4 है ना। तो ये कह रहा है कि A23 जो है बड़ा है A32 से, ऑब्वियस ही बात है -1 जो है -4 से हमारा बड़ा ही होगा, यानी कि करेक्ट आंसर इज द व्हाट, डी पार्ट शुड बी द राइट आंसर। बात समझ आ गई सभी बच्चों को? चलिए बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तो ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप लोग घर से ट्राई करेंगे। अब आगे मूव ऑन करते हैं। इसमें देखो सबसे पहला नोट आप इसको पढ़ो। देखो क्या लिखा है, कह रहा है एक मैट्रिक्स है जिसमें m नंबर ऑफ रो और n नंबर ऑफ कॉलम है, तो टोटल नंबर ऑफ इन द एलिमेंट इन द मैट्रिक्स विल बी, क्या होगा बताओ फटाफट। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके आप सोचो, a इज इक्वल टू, है ना, ABC 1 2 3, ठीक है बाबू भैया। तो यहां पर सर हमारे पास कितना नंबर ऑफ रो है बाबू, 2 रो है और 3 कॉलम है ना। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर मैं तुमसे बोलूं तो क्या बोलोगे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आप बोल दोगे सीधा सीधा, ये हो जाएगा सर 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। हाँ या ना, सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब यहीं पर एक एग्जांपल और लेके जरा सोचो कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ABC 1 2 3 PQR, इसका ऑर्डर कितना है सर 3 क्रॉस 3। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे बेटा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बताना जरा एक बार। ये हो जाएगा सर 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9, है ना। इसमें 9 हो गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें m नंबर ऑफ रो और n नंबर ऑफ कॉलम है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा भैया? m इंटू n हो जाएगा। सही कह रहा हूं मैं? हाँ या ना। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी m इंटू n। सही कह रहा हूं मैं? देखो एक बार फटाफट, सभी बच्चों को समझ आया या नहीं? ठीक है, तो दिस इज द सबसे पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट जरा अगली बात देखो, कह रहे कि अगर कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें mn नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, उल्टा सवाल ऐसा सा है कुछ कि अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 24 है किसी भी मैट्रिक्स में, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर एग्जांपल मान लो कि 24 है। अब सवाल यह है कि आखिरकार इसमें कितने ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं, तो आप कैसे क्या सॉल्व करोगे बताओ। सर हम 24 को फैक्टराइजेशन कर लेंगे, यानी कि 24 इंटू 1, इसमें m रो और n कॉलम, है ना। इसमें 2 इंटू 12 लिख सकते हैं, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, है ना। अब बस इसी का उल्टा चलने लग रहा होगा, 6 इंटू 5, 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2, है ना, 1 इंटू 24। तो टोटल कितने पॉसिबल मैट्रिक्स हो गए? तो सर टोटल 8 पॉसिबल मैट्रिक्स हो गए, टोटल 8 पॉसिबल मैट्रिक्स। बात समझ आ गई सभी मेरे बच्चों को? हाँ या ना, जल्दी से एक बार देख लो फटाफट। ठीक है, डन है। चलिए कुछ एक सवाल देखते हैं इस पर बेस्ड। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। सवाल ये है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 36 है, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 36 है। हमें यह बताना है कि आखिरकार इसमें टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस कितने हो सकते हैं। तो क्या करोगे आप, जल्दी से जल्दी सोचो एक बार। सर इसमें 36 रो और 1 कॉलम हो सकता है, 2 रो 18 कॉलम, 3 क्रॉस 12 हो सकता है, 4 क्रॉस 9 हो सकता है ना, 6 क्रॉस 6 हो सकता है। अब ये बाकी उल्टे होने शुरू हो जाएंगे, 9 इंटू 4, 12 इंटू 3, है ना, 18 इंटू 2, 1 इंटू 36। तो टोटल कितने पॉसिबल मैट्रिक्स हो गए? 4 4 8 1 9। तो 9 पॉसिबल मैट्रिसेस, 9 पॉसिबल मैट्रिसेस। बात समझ आ गई सभी मेरे बच्चों को? हाँ यार, जल्दी से एक बार देखो। तो अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दिया जाए और ऐसे केसेस में हमसे ये बोले कि आखिरकार आप ये बताओ कि कितने टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस हो सकते हैं, तो सवाल को आप कैसे क्या करोगे? सिंपली आप m क्रॉस n के फॉर्म में फैक्टराइजेशन आप कर लोगे, हमारे पास आराम से निकल आएगा। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, इंपॉर्टेंट नोट नंबर 3। ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू n है, यानी कि m नंबर ऑफ रो और n नंबर ऑफ कॉलम है, तो भैया सारी की सारी एंट्रीज अगर इसमें कोई अपन नंबर फिल करते हैं
तो ऐसे सवालों को देखो हम किस तरीके से देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, कह रहे सर व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर 3x3, यानी कि टोटल हमारे पास 9 स्पेस यहां पर है, विद ईच एंट्री √2 और √3, मतलब हर एक जगह को भरने का कितना तरीका है सर? दो दो तरीका है। तो टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस कितने होंगे? तो 3x3 है, यानी कि सर इसमें टोटल कितनी जगह होंगी? 9 जगह होगी, है ना। टोटल कितनी जगह होगी? 9 जगह होगी 3x3 में। और सवाल ये कह रहा है कि सर हर जगह को भरने का √2 या √3 है, यानी इस जगह को भरने का 2 तरीका, तो हर एक जगह को भरने का कितना तरीका हो जाएगा सर? 2 तरीका हो जाएगा। तो भैया टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार सर? 9 टाइम्स। कितनी बार? 9 टाइम्स, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया? 2⁹। और 2⁹ कितना होता है बेटा? 512, यानी कि 512। बात समझ आ गई? हाँ या ना? तो यानी कि सर 512 शुड बी द करेक्ट आंसर। डन है। चलिए नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नोट है, इसमें कई बार को बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। पहले आप एक बात सुनो, जैसे मैं यहां पर एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, है ना, A इज इक्वल टू ABC 1 2 3। तो सबसे पहले इसका मुझे ऑर्डर सोच के बताओ कि आखिरकार ऑर्डर क्या है। तो तुम इसमें बोलोगे सर इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, यानी कि इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2x3 हो गया। सही कह रहा हूं मैं? बहुत बढ़िया। इसमें रो कितने हैं भैया? आप बोलोगे सर इसमें 2 रो है, R1 R2। इसमें कॉलम कितना है? तो तुम बोलोगे सर इसमें 3 कॉलम है, C1 C2 C3, है ना। तो अब सवाल आपसे ये है कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है 2x3 है, तो ईच रो कंटेन हाउ मेनी एलिमेंट? आप क्या बोलोगे बताओ? जो मैं स्टेटमेंट कह रहा हूं ध्यान से सुन के बताना आंसर, है ना। तो इसमें ये बताओ, ईच रो कंटेन्स कितने नंबर ऑफ एलिमेंट? और मुझे ये बताओ ईच कॉलम कंटेन्स कितने नंबर ऑफ एलिमेंट? तो तुम यही बोलोगे सर अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x3 है तो हर एक जो कॉलम है, हर कॉलम में देखो 2 एलिमेंट है, हाँ या ना। तो हर कॉलम में 2 एलिमेंट होगा, और हर रो में कितना एलिमेंट होगा? तो बोलोगे सर 3 एलिमेंट होगा। तो ईच रो कंटेन कितना एलिमेंट? 3 एलिमेंट्स। बात समझ आ गई? तो जनरली होता क्या है कि जब आप इसको नॉर्मली पढ़ते हो ना, तो नॉर्मली क्या बोलते हो कि अगर ऑर्डर m×n है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि m नंबर ऑफ रो और n नंबर ऑफ कॉलम है ना। और तुम्हें ऐसा फील होता है कि अच्छा इसमें m रोज हैं और n कॉलम है, तो ईच रो कंटेन m नंबर ऑफ एलिमेंट, जो कि गलत है, ठीक है ना। अगर आप इसको ढंग से लॉजिकली समझोगे तो नंबर ऑफ रोज हमारे इस डायरेक्शन में चलते हैं और नंबर ऑफ कॉलम हमारे इस डायरेक्शन में चलते हैं। तो अगर इसका ऑर्डर 2x3 है तो इसमें ईच कॉलम कंटेन कितना एलिमेंट? 2 एलिमेंट। और ईच रो कंटेन कितना? 3 एलिमेंट। बात समझ आई? तो अब जल्दी से यहां पर मुझे बताओ कि आखिरकार हम यहां पर क्या लिखेंगे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें m नंबर ऑफ रो और n नंबर ऑफ कॉलम है, तो ई नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ईच रो, हर रो में कितने एलिमेंट होंगे? ऑब्वियस सी बात, अब समझ आ गया होगा आपको कि हर रो में कितने एलिमेंट होंगे? n नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच कॉलम, जितने रो हैं, यानी कि m नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। बात समझ आ गई? तो आ जाओ इसी बात पे एक सवाल देखो, ठीक है। तो सवाल यही बहुत ही बेसिक सा था, आई होप सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से, सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम नेक्स्ट आगे, टाइप ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। टाइप ऑफ द मैट्रिक्स से बेटा एक सवाल कई बार को आपके पेपर में पूछा जाता है। तो टाइप ऑफ द मैट्रिक्स में बोर्ड में कुछ ही टाइप हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला है बेटा रो मैट्रिक्स। अब देखो नाम अगर चिंटू है तो हरकतें चिंटू वाली होती हैं, तभी नाम चिंटू होता है। तो नाम अगर इसका रो मैट्रिक्स है तो इसमें कुछ तो रो वाली प्रॉपर्टी होगी, है ना। तो रो मैट्रिक्स हम किसे बोलेंगे? रो मैट्रिक्स कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो है, यानी कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो है सिर्फ और सिर्फ, 1 2 3 ABC है ना, इसमें कितना रो हो गया सर? एक रो है,
कितना कॉलम हो गया? 6 कॉलम हो गए। बात समझ आई? जैसे A इज इक्वल टू 2 3 4, कितना रो है? 1 रो है और 3 कॉलम हो गया। तो अगर हम इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं बेटा, तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे लिखेंगे? A इज इक्वल टू AIJ, इसमें रो कितना है सर? 1, कॉलम जो है कितना भी हो सकता है, यानी कि 1 क्रॉस n। ठीक है, बात समझ आ गई? नेक्स्ट जरा देखो कॉलम मैट्रिक्स, अब इसका नाम ही कॉलम है, तो यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा, यानी कि A इज इक्वल टू ABC। इसमें कितना रो है भैया? 3, कॉलम कितना है सर? 1। ठीक है ना? तो ये आप देख सकते हो इसमें कॉलम कितना है सर? 1 कॉलम है। तो A इज इक्वल टू AIJ, इसमें कितना नंबर ऑफ रो हो सकता है? m नंबर ऑफ रो, और कॉलम कितना? सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम। बात समझ आ गई? चलिए नेक्स्ट देखो जरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इसका नाम ही रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगल हम किसे कहते हैं? जिसमें लेंथ और विड्थ दोनों बराबर नहीं होती। L डज नॉट इज इक्वल टू B, यानी कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। यानी कि सर जैसे A इज इक्वल टू ABC 2 3 4, इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है ना? तो यानी कि यहां पर 2 और 3 दोनों इक्वल नहीं है, दैट इज व्हाई दिस इज द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। होपफुली सभी को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है भैया स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जरा एक बार लिख लो। A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N। यहां पर ऑब्वियस सी बात है M और N दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। बात समझ आ गई? चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स। भैया स्क्वायर मैट्रिक्स हम किसे बोलेंगे? इसके नाम से ही तुम्हें समझ आ रहा होगा कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर हो जाए, यानी नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जैसे फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 2 3 4 5, ये हमारे पास सिर्फ 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो गया। सेम इसी तरीके से अगर हम 3 क्रॉस 3 का लिखे तो ABC 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है? तो अगर बेटा मैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन यहां पर लिखता हूं, तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे? A इज इक्वल टू M क्रॉस N, जहां पर M और N दोनों इक्वल हो। ठीक है ना? तो यानी कि ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे सर? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के रिगार्डिंग, जरा इनको ध्यान से समझना। अगर बेटा हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे A11, मैं यहां पर 3 क्रॉस 3 का ही लिख रहा हूं, A12 A13, दिस इज 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स। A22 A23 A31 32 33। ठीक है? तो भैया यहां पर जरा एक बार खास बात देखो आप, इसकी खास बात क्या है सर? खास बात यह है कि डायगोनल के एलिमेंट पर I इज इक्वल टू J है। सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर ये वाली जो डायगोनल है, इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इसे हम लोग कहते हैं सर प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलता है? प्रिंसिपल डायगोनल। इसे ही हम क्या बोलते हैं सर? मेन डायगोनल बोलते हैं। मेन डायगोनल। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? लीडिंग डायगोनल। ठीक है ना? तो इसे ही हम क्या बोलेंगे सर? प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। और इसकी खास बात क्या है? खास बात यह है कि सर I इज इक्वल टू J होना चाहिए। और यहां पर ये जो एलिमेंट्स हैं, यहां पर I हमारा क्या है सर? J से छोटा है। और यहां पर ये जो एलिमेंट्स हैं, यहां पर आप देख सकते हो कि I हमारा J से बड़ा है। ठीक है? तो यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट में I हमारा J से छोटा होता है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट में I हमारा J से बड़ा होता है, और प्रिंसिपल डायगोनल पर I और J हमारे दोनों बराबर होते हैं। तो आज के बाद अगर कभी भी आपसे I ग्रेटर देन J बोला जाएगा, तो आप समझ जाना कि हम नीचे की बात कर रहे हैं। I लेस देन J बोला जाएगा तो समझ जाना कि PD के ऊपर की बात कर रहे हैं, और I इज इक्वल टू J पर PD की बात कर रहे हैं। ठीक है? नेक्स्ट आते हैं बेटा डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स हम किसे बोलेंगे? कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ डायगोनल पर लिखे गए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे सर? डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे A इज इक्वल टू A00 0B0
0 0 C। तो ये हमारे पास 3x3 का एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ देखो डायगोनल पर लिखे गए। ठीक है बेटा, इसे हम लोग शॉर्टकट में ऐसा भी लिख देते हैं कि DIAGABC। तो इसका मतलब भी हम यही बोल रहे होते हैं, है ना, कि डायगोनल पर एलिमेंट लिखे गए, बाकी सारे एलिमेंट हमारे जीरो हैं। तो अगर मैं इसमें मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूं तो हो जाएगा सर A इज इक्वल टू AIJ। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो M क्रॉस M, है ना, ये जीरो होगा कहां पर, जहां पर सर I J के इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर डायगोनल पर I इज इक्वल टू J होता है और जहां पर I J के बराबर नहीं होगा वहां पर ये क्या हो जाएगा सर, जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है डन है। नेक्स्ट आ जाओ जरा स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स बेटा हम किसे बोलेंगे, जहां पर ये डायगोनल के एलिमेंट सारे के सारे क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू K0 0 0K0 0 0K। ये है भैया 3x3 का मैट्रिक्स। ठीक है, और यहां पर आप ये देख सकते हो कि डायगोनल के तीनों एलिमेंट कैसे हैं सर, सेम है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे बेटा, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। डन है। जैसे A इज इक्वल टू 2 0 0, मतलब कि जो भी हो बराबर हो, दिस इज 3x3, जो भी होना चाहिए सेम होना चाहिए। ठीक है, बात समझ आ गई सभी मेरे बच्चों को, हाँ है ना। अब यार इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अपन कैसे लिखेंगे, A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस M। M क्रॉस M लिख दिया, यानी कि स्क्वायर लिख दिया, इज इक्वल टू K, जहां पर I इज इक्वल टू J है, और जीरो होना चाहिए बेटा जहां पर I J के बराबर नहीं है। ठीक है, लॉजिक सिंपल है, क्योंकि जहां पर I इज इक्वल टू J है यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट पे जो भी हो सेम हो K, और I डज नॉट इज इक्वल टू J यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट पर जीरो होना चाहिए। सिंपल। ठीक है डन है। चलिए कुछ एक सवाल देखते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन असर्शन रीजन का ये रहा। तो सवाल ये करे कि सर A इज इक्वल टू दिस वन, है ना, ये 2025 असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। A इज इक्वल टू ये कह रहा है कि स्केलर मैट्रिक्स है 3x3 का, तो ये तो महागलत है ना, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स अगर होता तो सारे के सारे डायगोनल के एलिमेंट सेम होने चाहिए थे। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है, इफ अ डायगोनल एलिमेंट हैज ऑल नॉन जीरो एलिमेंट इक्वल इट इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। कह रहा है कि कोई भी ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे नॉन जीरो एलिमेंट जो है बराबर होने चाहिए, तो ऐसे मैट्रिक्स को अपन क्या कहते हैं सर, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि असर्शन हमारा गलत हो गया, रीजन हमारा सही है। ठीक है, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। A इज इक्वल टू दिस वन, ये कह रहा है कि सर स्केलर मैट्रिक्स है तो y टू द पावर x बेटा हमें बताना है। ठीक है, तो भैया अगर ये स्केलर मैट्रिक्स है तो यहां पर खास बात क्या होगी सर, खास बात ये होनी चाहिए कि x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए सर, 0 होना चाहिए, और y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, 7 होना चाहिए, हाँ या ना। तो y टू द पावर x यानी कि हम क्या बोलेंगे, 7 टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। यानी कि करेक्ट आंसर इज द व्हाट, 1 शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है बेटा यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स अपन किसे बोलेंगे, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट क्या होने चाहिए बाबू, 1 होने चाहिए। ठीक है, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, 1 हो। तो यहां पर आप ये देख सकते हो डायगोनल के एलिमेंट 1 है, यहां पर भी डायगोनल का एलिमेंट 1 है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर सेकंड है तो इसे हम सेकंड ऑर्डर यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। इसका ऑर्डर थर्ड है तो थर्ड ऑर्डर यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। और यूनिट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करता है, आई एन से। यहां पर एन क्या है सर, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है। यहां पर एन क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। बात समझ आ गई, हाँ या ना। तो भैया ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है तो यहां से आई एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ए आई जे। जो डायगोनल के एलिमेंट है यानी आई इज इक्वल टू जे पर बेटा 1 होना चाहिए, और जहां पर आई जे के इक्वल नहीं है यहां पर क्या होना चाहिए सर, 0 होना चाहिए। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना आना चाहिए बेटा। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन रट्टा नहीं मारना कुछ भी, ठीक है ना।
नेक्स्ट भैया नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी एंट्रीज 0 0 0 हो। जैसे ये आप देख सकते हो, दिस इज द 2x3 का, ये कैसा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर, यानी कि नल मैट्रिक्स कैन बी रेक्टेंगुलर ऑल्सो। ठीक है, यहां पर आप ये देख सकते हो 0 0 0। ठीक है, ये कैसा मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि नल मैट्रिक्स कैन बी एनी ऑर्डर, नल मैट्रिक्स कैन बी एनी ऑर्डर। ठीक है ना, इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल ओ से। और कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी एंट्रीज 0 हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे सर, नल मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट है भैया स्क्वायर मैट्रिक्स का एक और पार्ट, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आपकी स्क्रीन पर दो मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले इन्हें ढंग से समझना एक बार। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ 0 0 0, इसका ऑर्डर है बाबू भैया 3x3। ठीक है, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, इसका भी ऑर्डर है सर 3x3। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, तो यहां पर एलिमेंट देखो ट्रायंगल के फॉर्म में लिखे गए हैं, ट्रायंगल के फॉर्म में लिखे गए हैं ना, और यहां पर ट्रायंगल कहां बन रहा है सर, ऊपर बन रहा है, यानी कि ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे भैया, ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे सर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या हो गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर यहां पर आप देखो, यहां पर बेटा ट्रायंगल हमारा नीचे बन रहा है, और अगर ट्रायंगल नीचे बन रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बात समझ आ गई, हाँ या ना। तो यहां पर आप ये देख सकते हो कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में वो एलिमेंट 0 हैं जहां पर आई हमारा जे से बड़ा है। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एम इज इक्वल टू 0 जहां पर आई हमारा जे से बड़ा है। ठीक है ना, और यहां पर बेटा कौन से एलिमेंट 0 है, जहां पर सर आई हमारा जे से छोटा है। तो यानी कि ए इज इक्वल टू ए आई जे इज इक्वल टू 0 जहां पर आई हमारा जे से छोटा है। बात समझ आ गई सभी मेरे बच्चों को, हाँ या ना, जल्दी से एक बार देख लो फटाफट, आई होप सभी को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है बेटा, डन है। तो दिस वाज द टाइप ऑफ मैट्रिक्स। आ जाओ कुछ एक सवाल देखते हैं इस पर बेस, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है नंबर ऑफ ऑल स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 जिसमें सारी की सारी एंट्रीज क्या है सर, -1 0 1 है। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स बेटा अगर हमें लिखना है तो स्केलर मैट्रिक्स की खास बात क्या होती है सर, K 0 0 0 K 0 0 0 K। ठीक है, और ये क्या है सर, दिस इज द प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट। अब इनमें देखो ये वाली जगह तो एकदम पक्की बात है कि सर 0 0 0 ही होना है, क्योंकि हमें स्केलर मैट्रिक्स चाहिए। अब एलिमेंट हम 3 भर सकते हैं, तो एक केस तो ये हो सकता है कि हम हर जगह पर 0 0 ले ले, है ना, मतलब कि प्रिंसिपल डायगोनल पर हम 1 1 भर देते हैं। दूसरा केस ये हो सकता है कि स्केलर बनाने के लिए हम प्रिंसिपल डायगोनल पर -1 भर देते हैं। सही कह रहा हूं मैं, हाँ या ना। और तीसरा केस बेटा ऐसा हो सकता है कि प्रिंसिपल डायगोनल पर आप 0 भर दो, तीसरा केस ऐसा हो सकता है। लेकिन यहां पर क्या इस केस को हम एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये बेटा हमारा नल मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है ना, लेकिन हमें चाहिए कैसा, हमें चाहिए स्केलर। तो टोटल पॉसिबल स्केलर मैट्रिक्स कितने हो गए सर, सिर्फ और सिर्फ 2 स्केलर मैट्रिक्स होंगे। कितने स्केलर मैट्रिक्स, सिर्फ और सिर्फ 2 स्केलर मैट्रिक्स कैन बी पॉसिबल। ये क्वेश्चन तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे अभी थोड़ी देर पहले। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा है कि सर इफ सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ 3 क्रॉस 3
स्केलर मैट्रिक्स इज 9, देन प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट हमें बताना है। ठीक है, कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू K0 0 0 K0 0 0 K, ठीक है ना। कह रहा है अगर इसके सम ऑफ ऑल एलिमेंट, यानी कि ये हो जाएगा सर 3K इज इक्वल टू 9, तो K की वैल्यू आ जाएगी भैया 3। ठीक है, तो सवाल में हमसे ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट, ये क्या हो जाएगा बेटा, K इंटू 0 इंटू ऐसा बनेगा ना, ये 0 इंटू K इंटू 0 ऐसा करके, तो आंसर हमारा कितना आ गया सर, 0 आ गया। बात समझ आ गई। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें मोस्ट ऑफ द जनता गलत ही करती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 2024 का सवाल है। कह रहे एआईजे एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इनमें से कौन सा ट्रू है। ठीक है, तो इनमें से आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है बाबू, देखो बस समझना है तुम्हारे को, जहां पर आई बराबर जे है वहां पर 0, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट पर 1 होना चाहिए। कह रहा है एआईजे इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई एंड जे, ये भी गलत है क्योंकि हर जगह पर 1 नहीं होगा। एआईजे 0 होना चाहिए, गलत है। जहां पर आई जे के बराबर नहीं है 0, जहां पर आई जे के बराबर है 1, यानी कि करेक्ट आंसर इज द व्हाट, डी पार्ट शुड बी द राइट आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर है। चलिए बहुत सुंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, कह रहा है कि सर स्केलर मैट्रिक्स है, तो हमें बेटा वैल्यू बतानी है लंबे चौड़े एक्सप्रेशन की। ठीक है, तो भैया अगर ये स्केलर मैट्रिक्स है तो इसकी खास बात क्या होनी चाहिए बताओ, बस बेसिक डेफिनेशन लगाते चलो आप। सर खास बात ये होनी चाहिए कि ए और डी दोनों इक्वल होने चाहिए और ये इज इक्वल टू होना चाहिए सर 5 के। दूसरी बात, ये सी और बी दोनों इज इक्वल टू होना चाहिए और क्या होना चाहिए बाबू, 0 होना चाहिए। अब यहां पर बेटा उठा के सारी वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट कर दो। ए की वैल्यू हो गई 5, 2B, 3C, 4D, यानी कि आंसर कितना आ गया सर, 25 आ गया। तो 25 शुड बी द करेक्ट आंसर। बात समझ आ गई। चलिए, तो ये पूरी कहानी थी हमारी ये पूरी कहानी थी हमारी टाइप ऑफ द मैट्रिक्स की। आई होप सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर है। नेक्स्ट बेटा मूव ऑन करेंगे अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिक्स में सबसे पहले इक्वालिटी ऑफ द टू मैट्रिक्स। जैसे मान लो अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन एंड B इज इक्वल टू बी आई जे पी क्रॉस क्यू। ठीक है, हम इन्हें इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ कब, जब दोनों का ऑर्डर इक्वल हो। ठीक है ना, ऑर्डर शुड बी इक्वल, यानी कि M शुड बी इज इक्वल टू P और N जो है Q के बराबर होना जरूरी है ना। तो कब हम बोलेंगे, जब इनका ऑर्डर बराबर है। और हाउ टू इक्वल, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बेटा इक्वल हो जाएंगे, यानी ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे और ऑल आई एंड जे। ठीक है, यानी कि A11 बराबर B11, A12 इज इक्वल टू B12, इस तरीके से। बात समझ आई। नेक्स्ट आ जाओ एडिशन ऑफ द टू मैट्रिक्स। भैया दो मैट्रिक्स ऐड कैसे होता है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन और बी मैट्रिक्स है भैया बी आई जे पी क्रॉस क्यू, ये ऐड तब हो सकते हैं जब इनका ऑर्डर इक्वल हो। ऑर्डर इक्वल होने का मतलब क्या है कि M शुड बी इज इक्वल टू P, N शुड बी इज इक्वल टू Q। ठीक है ना, जब दोनों का ऑर्डर बराबर होगा तो हमारे दो मैट्रिक्स कैन बी एडेड। और ये ऐड होंगे कैसे, इनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएगा, यानी कि ए आई जे प्लस बी आई जे और ऑल आई एंड जे। ठीक है ना, यानी कि A11 ऐड होगा B11 में, A12 ऐड होगा B12 में, A13 ऐड होगा B13 में, इस तरीके से। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स ऐड कैसे, मल्टीप्लाई कैसे होता है। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन एंड B इज इक्वल टू बी आई जे पी क्रॉस क्यू। ठीक है ना, इनका जो मल्टीप्लीकेशन है बेटा, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई ए बी या A इंटू बी या A डॉट बी। ठीक है ना,
तो इसकी कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ये है कि सर नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी कि पहले का जो नंबर ऑफ कॉलम है यानी कि n इज इक्वल टू दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए, यानी कि सर n शुड बी इज इक्वल टू p। अब ये दोनों बेटा मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, जरा एक बार ध्यान से देखो आप। लेट से अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे, है ना, इसका ऑर्डर है कितना, m क्रॉस n, और ये बी आई जे है, बी आई जे का ऑर्डर है सर p क्रॉस q। तो बेटा इनका मल्टीप्लीकेशन होता है सी आई जे। ये मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ तब हो सकते हैं जब यहां पर n इज इक्वल टू p हो, है ना। और मल्टीप्लाई होने के बाद जो इसका ऑर्डर आएगा ये आएगा सर m क्रॉस q। बात समझ आई? और मल्टीप्लीकेशन होता कैसे है बेटा? रो बाई कॉलम मेथड होता है, यानी कि पहले का रो उठाएंगे, दूसरे का कॉलम उठाएंगे, मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू मैट्रिक्स कैसे होता है सर? रो बाई कॉलम मेथड। और होता कैसे? पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। ठीक है भैया, बराबर है, हाँ या ना? चलिए, तो कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें जरा यहां पर देखो, नोट लिखो, नोट। बेटा ये जो नोट मैं अभी लिख रहा हूं ना, ये समझ आ रहा है कि कई बार यहीं से सीधा सीधा सवाल उठ के आ जाता है बेटा। तो सबसे पहला नोट है ना, सबसे पहला नोट देखो यहां पर क्या है कि अगर हम लोग दो स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं बेटा, लेट से अगर हमारे पास दो स्क्वायर मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एम, और ये बी आई जे एन क्रॉस एन, क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, तुम बोलोगे सर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सर पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि दो स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी ओनली मल्टीप्लाई अगर दोनों का ऑर्डर बराबर हो। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो यहां पर पहला नोट आप बना के लिखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू स्क्वायर मैट्रिक्स, टू स्क्वायर मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली इफ दियर ऑर्डर इज इक्वल। ठीक है, इफ दियर ऑर्डर इज इक्वल, अगर इनका ऑर्डर जो है बराबर होना चाहिए। बात बराबर है, हाँ या ना? चलिए, बहुत सुंदर, ग्रेट। दूसरी बात देखो यहां से, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है बाबू ए, इसका ऑर्डर है सर 2 क्रॉस 3, दूसरा मैट्रिक्स है बी, इसका भी ऑर्डर है सर 2 क्रॉस 3, ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं? तुम बोलोगे नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सर दोनों का पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर नहीं है। ठीक है, तो दो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर नहीं हो पाएगा। टू रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ऑफ सेम ऑर्डर कैन नॉट बी मल्टीप्लाई। ठीक है ना? कैन नॉट बी मल्टीप्लाई। बात समझ आ गई सभी को, हाँ यार? बहुत सुंदर, ग्रेट यार। तीसरी बात जरा देखो, अगर मैं यहां पर एक मैट्रिक्स लेता हूं ए, इसका ऑर्डर है सर 2 क्रॉस 3, बी, इसका ऑर्डर ले लेते 3 क्रॉस 4, तो भैया पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या ए बी मल्टीप्लाइड है? तो तुम बोलोगे सर बिल्कुल मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर है, यानी कि 2 क्रॉस 4 आ जाएगा इसका ऑर्डर। अब अगर मैं इसी का उल्टा तुमसे बोलूं कि बी ए मुझे बताओ, ये हो गया सर 3 क्रॉस 4, और ए कितना है सर? 2 क्रॉस 3 है। तो क्या ये दोनों बराबर है? ऑब्वियस सी बात है, इक्वल नहीं है। तो क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, बात समझ आ गई बेटा सभी मेरे बच्चों को, हाँ या ना? जल्दी से एक बार देखो फटाफट। तो यहां से आप क्या कंक्लूड करोगे? यहां से आप ये कंक्लूड करोगे, इफ ए बी, इफ ए बी इज, if multiplication of AB is possible, then it need not to be, it need not to be
बी ए इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो अगर ए भी पॉसिबल है तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि सिर्फ बी ए भी पॉसिबल होगा। ठीक है, डन है, हाँ या ना। तो यहां से आप ये भी समझ सकते हो कि ए बी जो है, अगर कोई भी मैट्रिक्स का ए बी अगर डिफाइन है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसका बी ए डिफाइन होगा। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलो कुछ एक पॉइंट जरा और बना के लिखो, फोर्थ नंबर जरा बना के लिखो। अगर ए का ऑर्डर हम ले लेते हैं भैया 2x4 है और बी का ऑर्डर 4x2 है। ठीक है, तो यहां पे क्या ए बी डिफाइन होगा बेटा? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ए बी डिफाइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के रो के बराबर है और ए बी का ऑर्डर आ जाएगा बेटा 2x2। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे बी ए बोलूं तो बी का ऑर्डर है सर 4x2 और ए का ऑर्डर है 2x4। क्या ये डिफाइन होगा? ये भी सर हमारा डिफाइन हो जाएगा, लेकिन इसका ऑर्डर क्या आएगा? ऑर्डर आ जाएगा सर 4x4। तो यहां पर आप ये देख सकते हो कि ए बी भी डिफाइन है, बी ए भी डिफाइन है, तो क्या दोनों बराबर होगा? सर बराबर नहीं होगा। क्यों बराबर नहीं होगा? क्योंकि इसका ऑर्डर बेटा 2x2 है और इसका ऑर्डर 4x4 है। तो अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर ही बराबर नहीं है तो क्या दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो यहां पर आप ये बना के लिखो, हियर ए बी एंड बी ए both are defined, both are defined, but AB does not is equals to BA। बात समझ आई कि AB और BA दोनों डिफाइंड है, इनका मल्टीप्लिकेशन कैन बी पॉसिबल, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। ये जरूरी तो क्या है ही नहीं। ठीक है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं होंगे। डन है भैया, बात समझ आ गई सभी मेरे बच्चों को? हाँ या ना? चलिए, बहुत सुंदर, ग्रेट है ना। अच्छा, इसमें देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने मैं फ्रेम कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। सवाल कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है सर पी क्रॉस क्यू, दूसरा मैट्रिक्स है बी, इसका ऑर्डर जो है अननोन है। ठीक है ना, ऑर्डर अननोन है और कंडीशन ऐसी है कि सर ए बी एंड बी ए बोथ डिफाइंड, ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड है। देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। ठीक है ना, तो हमें बी का ऑर्डर बताना है। तो किस तरीके से बताएंगे, बताना जरा एक बार। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो यहां पर हमारे पास बी का ऑर्डर मालूम नहीं है, तो लेट ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल्स टू, हम मान लेते हैं कि सर एम क्रॉस एन है। ठीक है, हमने क्या बोल दिया सर, इसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है। फिर यहां पर देखो ए बी डिफाइन है ना, तो सबसे पहले हम ए बी को डिफाइन कर लेते हैं। ए का ऑर्डर कितना है? पी क्रॉस क्यू। बी का ऑर्डर है एम क्रॉस एन। तो अगर ये दोनों डिफाइन है तो यहां से एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एम की वैल्यू आ जाएगी भैया क्यू। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन है कि सर बी ए भी डिफाइन है, तो बी का ऑर्डर कितना है? बी का ऑर्डर है सर एम क्रॉस एन और ए का ऑर्डर कितना है? पी क्रॉस क्यू। ठीक है, तो यहां से पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर है, यानी कि एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? पी हो जाएगा। बात समझ आ गई? तो यार यहां से ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बेटा हमारा कितना बनेगा? तो यहां से ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू, हमने मान रखा है सर एम क्रॉस एन है, तो यहां से ऑर्डर ऑफ बी कितना हो जाएगा? एम की वैल्यू हो गई सर क्यू और एन की वैल्यू हो गई पी, है ना। तो यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया? क्यू क्रॉस पी शुड बी द राइट आंसर। बात समझ आ गई सभी मेरे बच्चों को? हाँ या ना? जल्दी से एक बार देख लो फटाफट, होपफुली सभी को अच्छे से क्लियर है। चलिए कुछ एक सवाल और देखते बेटा इस पे
ये सीबीएसई बोर्ड 2024-25 का सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। एक नंबर में सवाल पूछा गया यार, कितना बढ़िया सवाल है, देखो तुम, एक नंबर में पूछा गया। तो यहां पर बेटा आपको एक्स वाई जेड पी के ऑर्डर हमें दिए गए हैं, है ना। तो हमसे यहां पे रिस्ट्रिक्शन पूछ रहा है, सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई ये डिफाइंड हो, ठीक है। तो यहां पर पी का ऑर्डर कितना है भैया, पी क्या है, पी सबसे लास्ट वाला बेटा, ये हो गया सर पी क्रॉस के। वाई, वाई क्या होगा, स्टार्टिंग से दूसरा यानी कि 3 क्रॉस के, ठीक है, प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है सर, लास्ट से दूसरा, लास्ट से दूसरा यानी कि n क्रॉस 3, है ना। और वाई, वाई कितना है सर, 3 क्रॉस के। बात समझ आई। तो अब ये बेटा हमें डिफाइन करना है, तो अगर हमें इसे डिफाइन करना है तो हम क्या करेंगे सर, यहां से k की वैल्यू, तो पहली बात तो हमारे पास 3 आ गई, है ना। यहां पर ये 3 और 3 दोनों बराबर है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं यहां पर पी वाई को मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा सर पी क्रॉस के। और अगर मैं यहां पर डब्ल्यू वाई को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा सर एन क्रॉस के। अब यार दो मैट्रिक्स का समेशन डिफाइन तब होता है जब सर दोनों का ऑर्डर बराबर हो जाए, यानी कि P इज इक्वल टू क्या हो जाए, N हो जाए, है ना। तो हमारे पास कंडीशन क्या बन गई, एक कंडीशन बन गई P इज इक्वल टू N, और दूसरी क्या बन गई, K इज इक्वल टू 3, है ना। तो P इज इक्वल टू N, K इज इक्वल टू 3 शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कई बार ये सवाल आ चुका है बेटा, कई बार आ चुका है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो, सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स को अपन मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इसका ऑर्डर कितना है सर, 1 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है भैया 3 क्रॉस 3। तो बेटा यहां पर जो मैट्रिक्स आएगा इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा सर, 1 क्रॉस 3 आ जाएगा। तो यहां से पहला रो उठाएंगे, पहले कॉलम में हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 15, यानी कि ये बन गया बाबू 2x प्लस 16। अब इसको यहां पर मल्टीप्लाई करो, 3 प्लस 5x प्लस 3, ये हो जाएगा 5x प्लस 6। यहां पर मल्टीप्लाई करो, ये बन गया सर x प्लस 4, ठीक है। और ये कितना हो गया, 1 2x इज इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर है यार 3 क्रॉस 1। तो भैया ये दोनों का पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसका रो इसका कॉलम मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 16, 10x प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना। तो यहां से हमारे पास कितना बन गया, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 4 10, 10 2 12 4 16, 16x बन जाएगा, और 16 12 28 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गई सर, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2x प्लस 28 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि x प्लस 14 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई भैया -14, x की वैल्यू आ गई सर -2। बात समझ आई। तो -14 एंड -2 शुड बी द राइट आंसर, यानी कि सी पार्ट शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है बेटा ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन, है ना। फिर यहां पर a की वैल्यू हमारे पास दी गई है, a क्या है सर, ए बी बी ए। तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए बी बी ए, ठीक है। तो यार रो बाई कॉलम मेथड यहां से अपन मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से बेटा ए बी प्लस ए बी बी ए, ये हो जाएगा 2ab। पहला रो ये हो जाएगा सर 2ab, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब यार यहां पर देखो कह रहा है कि सर ए स्क्वायर इज इक्वल टू, सिंस ए स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बीटा बीटा अल्फा, और ए स्क्वायर हमारे पास है क्या, यही आप लिख दो, अल्फा बीटा बीटा अल्फा।
बस यार दोनों साइड अब आप कंपैरिजन कर दो, तो अल्फा की वैल्यू यहां से बेटा हमारे पास कितनी आ गई सर, अल्फा की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई सर, 2ab आ गई, और बीटा की वैल्यू 2ab। बात समझ आ गए? तो अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीटा की वैल्यू 2ab शुड बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं अलजेब्रा की, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। तो जैसे मान लो अगर हमारे पास यहां पर बेटा ये एक मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू ए बी सी 1 2 3, और अगर हम इसमें लैम्डा ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लैम्डा मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा बी, लैम्डा सी, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा। बात समझ पा रहे हो, हाँ या ना? तो अगर किसी भी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। जैसे फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 2 3 4 5 लिखा हुआ है, हमें 2a लिखना है, तो ये 2a हर जगह मल्टीप्लाई होगा, 4 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 10। बात समझ आ गई? तो ये मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, जब मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हर जगह मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कॉमन अगर निकालेंगे तो हर जगह से ही कॉमन निकलेगा, है ना? तो जैसे फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 2 4 8 10 12 16, भैया अगर मैं इसमें से 2 को बाहर निकालता हूं तो ये क्या बन जाएगा, 1 2 4 5 6 8। बात समझ आ गई, हाँ या ना? तो अगर किसी भी मैट्रिक्स में हम कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो हर जगह मल्टीप्लाई होगा तो कॉमन निकालेंगे तो हर जगह से कॉमन निकलेगा। तो ये पूरा का पूरा हमारा अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिक्स है। होपफुली सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। कुछ एक इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं। सबसे पहला नोट ये है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बेटा सेम मैट्रिक्स आ जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर हम कोई सा भी नेचुरल नंबर अगर करते हैं तो सर हमारे पास सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर आप 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर ए बी इज इक्वल टू 0 है, यानी कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है, तो इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि या तो ए बराबर 0 होगा या तो बी बराबर 0 होगा। ध्यान से समझना। देखो कभी ना जब हम लोग नंबर्स की बात करते हैं बेटा तो गेम अलग चलता है। जैसे अगर मान लो एक्स और वाई दो नंबर है और एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है, तो इसका यह मतलब होता है कि या तो एक्स बराबर 0 होगा या तो वाई बराबर 0 होगा। बात समझ रहे हो? लेकिन यहां पर क्या है, एक्स और वाई दोनों नंबर है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स जो है रियल लाइफ प्रॉब्लम है। समझ रहे हो? कोई रियल लाइफ की प्रॉब्लम रही होगी, उसको फॉर्मुलेट करा होगा मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो तुम इसे ऐसे समझ लो, जैसे मान लो कि एक तुम हो और एक तुम्हारा दोस्त है, ठीक है, ए और बी, ये दोनों मिलके एक काम करते हैं और इस काम का आउटपुट आ जाता है 0। तो क्या इसका यह मतलब है कि या तो तुमने काम नहीं करा या तो तुम्हारे दोस्त ने काम नहीं करा? ऐसा तो नहीं है, आया ना? मान लो एक तो वो एक तुम्हारी बहन है, दोनों ने मिलकर मार कर दिया, मार पिटाई कर ली, कुटाई कर ली आपस में, ठीक है, और मम्मी ने कोई काम दे रखा था और आउटकम क्या आ गया 0। तो इसका क्या ये मतलब हो गया या तो तुमने कुछ नहीं करा या तो तुम्हारी बहन ने कुछ नहीं करा? ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना? तो दिस इज द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में अगर कभी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है या तो ए बराबर 0 होगा या तो बी इज इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट आते हैं बेटा पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना? ध्यान रखना ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है ना? तो अगर हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर हम लिखेंगे बाबू ए इंटू ए क्यूब को अपन 3 बार ऐसे लिख सकता है, 3 बार इस तरीके से, या इसी को हम ए स्क्वायर इंटू ए भी लिख सकते हैं, या इसी चीज को हम ए इंटू ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। समझ रहे हो? तो चाहे जैसे लिखो बात सेम है। अगर ए टू द पावर 4 है तो हम इसे ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं, या ए क्यूब इंटू ए लिख दो, या ए इंटू ए क्यूब लिख दो, या तो 4 बार ऐसे ए को मल्टीप्लाई कर दो।
ठीक है, तो इसी लॉजिक का यूज करते करते सबसे लास्ट में मुझे बताओ, अगर मैं a टू द पावर n को चाहे ए इस तरीके से n टाइम्स लिख दूं, है ना, या तो a टू द पावर n माइनस वन इंटू ए लिख दूं, या a इंटू ए टू द पावर n माइनस वन लिख दूं, सारी बात बराबर है, हाँ या ना, सही कह रहे हो, बिल्कुल सर सही बात है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, डन है। चलिए तो एक सवाल देखते हैं इस पर बेस, कह रहे हैं ए एंड बी आर द 2x2 का मैट्रिक्स, ठीक है, तो इनमें से कौन सा वचन सत्य है, इनमें से कौन सा ट्रू है, ये हमें बताना है। तो यार ऑप्शन ए जरा देखो, ऑप्शन ए कह रहा है सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, भैया गलती से भी यार 2a भी मत लगा देना, मतलब ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता, तो तुम्हारे को इसको सिद्धत से निकालना पड़ेगा बेटा इस तरीके से, बी ए प्लस बी, है ना, तो ये हो जाएगा सर a इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी। अब a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है डन है, हाँ यार। तो यहां पर ये गलती से भी ए बी और बी ए को दोनों को इक्वल मत ले लेना बेटा, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, है ना, ये कम्यूटेटिव नहीं होता, ए बी और बी ए बराबर नहीं होता हमेशा। सेम इसी तरीके से ये भी गलत हो जाएगा, इसको निकाल लेना, सी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है ना, तो इस तरीके से इसे कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट आ जाओ अगला से, अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर आपसे पूछ रखा है, देख सकते हो आप, 2025 का PYQ है, ठीक है, वैसे ये लास्ट में यहां पे लिखा हुआ, कोई बात नहीं, इसमें निकाल ही लेते हैं जो सवाल दे रखे है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा भैया, a माइनस बी, है ना, तो यहां से a इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा a इंटू ए माइनस ए इंटू बी माइनस बी इंटू बी। यार a इंटू ए हो जाएगा सर ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए माइनस का बी स्क्वायर, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है डन है। तो यानी कि क्या हो गया सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये हो गया माइनस ए बी माइनस बी है ना, तो यानी कि कौन सा पार्ट आ गया सर, बी पार्ट शुड बी द राइट आंसर, कौन सा पार्ट, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, डन है। चलिए बहुत सुंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इनमें से कह रहा है कि कौन सा डिफाइन है, 2025 का PYQ है, भैया ए बी डिफाइन है क्या, सबसे पहले सबका ऑर्डर लिख डालो, ये है सर 3x3, 3 रो 1 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम, है ना, तो ए बी डिफाइन है क्या, ए बी तो डिफाइन है ना, ए सी डिफाइन है, ए सी बेटा डिफाइन नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसका 3 इसका 1, बी ए भी डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि 3x1 3x3 नहीं होगा, ए बी ए सी बी ए, तो ये तो गलत हो गया, यानी कि सर ओनली ए बी शुड बी द राइट आंसर, सिर्फ और सिर्फ ए बी डिफाइन होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है भैया, दो मैट्रिक्स का एडिशन हमेशा कैसा होता है बेटा, कम्यूटेटिव होता है, मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव होता है, मैट्रिक्स का एडिशन एसोसिएटिव होता है। अगर a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी है तो b इज इक्वल टू सी होगा, यानी कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव बाय ए कांस्टेंट, अगर यहां पर m कोई रियल नंबर है ना, तो m इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट इसमें हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिटी, किसी भी मैट्रिक्स में हम क्या जोड़ें, है ना, कि सेम मैट्रिक्स आ जाए, ये गलत लिखा गया, ये 0 होना चाहिए, तो यानी कि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स में ऐसा क्या जोड़ें कि हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाए, यानी कि माइनस से हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टीज हो सकता है कि किसी ऑप्शनल सवालों में आपसे पूछ लिया जाए। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। भैया इन जनरल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता, एसोसिएटिव होता है, कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करता, इन जनरल कभी कभार को करता है। कब करता है, जब मैट्रिक्स हमारा नॉन सिंगुलर होता है, डिटर्मिनेंट में पढ़ाऊंगा। डिस्ट्रीब्यूटिव बाय ए मैट्रिक्स,
अगर ए प्री मल्टीप्लाई है, पहले को हम कहते हैं प्री, बाद को कहते हैं पोस्ट। तो अगर ए पहले मल्टीप्लाई है यानी कि ए को इधर भी हम पहले ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए बी प्लस ए सी। ठीक है, ए में ऐसा किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि सेम मैट्रिक्स आ जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ए में ऐसा किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए? ए इनवर्स से, यानी ए इनवर्स इज द एडिटिव सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बात समझ आ गई बेटा, हाँ या ना? चलिए, बहुत सुंदर, ग्रेट यार। तो ये सवाल यहाँ पे कहां से आ गया? पता नहीं कहां से आ गया ये, इसके सिमेट्रिक। ठीक है ना, क्लास के बाद में याद दिलाना यार एक बार को, इसको मैं तुम्हें करवा दूंगा ये सवाल। ठीक है, चलिए, तो 2 नंबर का ये सवाल है, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ए हमें दिया गया है ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे बाबा, बताओ? सर ए स्क्वायर ये हो जाएगा ए इंटू ए, 2 माइनस 2 माइनस 2 इंटू 2, 2 माइनस 2 माइनस 2 2, मल्टीप्लाई करो रो बाई कॉलम, यहां से रो उठाएंगे, यहां पर कॉलम उठाएंगे। 2 2 जा 4 प्लस 4 ये हो गया सर 8, माइनस 4 माइनस 4 ये हो जाएगा माइनस का 8, है ना। फिर उसके बाद यहां से रो उठाओ, यहां से कॉलम, माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8 आ गया, 4 प्लस 4 ये हो गया सर 8। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज द दिस वन इज इक्वल टू के ए बोल रहा है ना। तो ए की जगह पर 2 माइनस 2 माइनस 2 2, तो हम यहां से ले लेते हैं सर 4। ठीक है ना, क्योंकि हम इसमें से 4 को कॉमन निकाल सकते हैं, और यही चीज क्या है बेटा, ए है, तो दिस इज इक्वल टू 4a, यानी कि के की वैल्यू कितनी आ गई? के की वैल्यू आ गई सर 4। बात समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें ये बात शो करना है बेटा, ए दिया गया है, तो चलो कैलकुलेट करो। ए स्क्वायर पहले कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा सर 2 3 माइनस 1 2, 2 3 माइनस 1 2, है ना। तो रो बाई कॉलम मेथड, पहला रो उठाएंगे, पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा 4 माइनस 3 हो जाएगा 1, 2 3 जा 6 और 6 हो जाएगा 12, माइनस 2 हो जाएगा माइनस का 4, माइनस 3 4 ये हो जाएगा सर 1, है ना। एक बार इसको देख लो फटाफट, आई होप सभी को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देखो एक बार, तो सिंपली बस ए स्क्वायर निकाल लो और सारी वैल्यूज को उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो, करो जल्दी से फटाफट। तो ए स्क्वायर इज द दिस वन, है ना। नाउ ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। निकालते कितना आएगा? ए स्क्वायर हो गया 1 12 माइनस 4 1 माइनस 4a, ए कितना है 2 3 माइनस 1 2 प्लस 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, यही आ गया। तो बस अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 1 12 माइनस 4 1 माइनस 4 2 जा 8 4 3 जा 12 माइनस का 4 2 जा 8 प्लस 7 0 0 7, यही है ना। तो ये कितना बन गया भैया? 7 1 8 में से 4 घटा देंगे 0, 12 में से 12 घटा देंगे 0, 4 माइनस माइनस प्लस ये बन गया सर 0, 8 ये आ गया सर 0। यही हमें प्रूफ करना था, है ना, यही हमें प्रूफ करना था। तो यानी कि हम यहां से लिख लेते हैं, सिंस ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। बात समझ आ गई सभी मेरे बच्चों को? हाँ या ना, जल्दी से एक बार देख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अब आप खुद से करोगे, है ना। अब ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, सिमिलर टाइप का सवाल है। अब इसमें ABC बताना है यार, तो सीधा सीधा ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है 3 नंबर का, है ना। तो यहां से देखो सोल्यूशन अपन कैसे बनाएंगे।
ए बी सी इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं ए बी इंटू सी, है ना। तो सबसे पहला काम ए बी निकाल लेते हैं। 3 नंबर फोकट का दे रखा है ये। ए का ए हो गया 1 माइनस 1 0, और बी हो गया बेटा कितना 2 0 1 माइनस 1 3 4 0 5 1, है ना। इनके ऑर्डर आप लिख लो, ये 1 रो है और 3 कॉलम है, यहाँ पर 3 रो और 3 कॉलम है। तो रो बाई कॉलम हम करेंगे तो इसमें 1 रो और 3 कॉलम आ जाएगा, है ना। 1 रो और 3 कॉलम आ जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 1, तो 2 1 आ जाएगा 3। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करो आप, तो ये कितना हो जाएगा 0 माइनस 3, ये आ गया माइनस का 3। अब इसको इसमें करेंगे तो 1 माइनस 4, ये बन गया सर माइनस का 3। ठीक है भैया, डन है। एक बार देख लो फटाफट। अब यार ए बी सी है ना, अब ए बी को मल्टीप्लाई करो सी में, ये हो गया 3 माइनस 3 माइनस 3 1 क्रॉस 3, और सी कितना है सर 2 3 4 है, 3 क्रॉस 1, तो ये आ जाएगा भैया 1 क्रॉस 1। 3 नंबर का सवाल है, सोच के देखो तुम। फोकट का नंबर बांट रखा है सीबीएसई ने इसमें। 3 2 जा 6 माइनस 9 माइनस का 12, 12 9 21 में से 6 अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, 21 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा ना। तो माइनस 15 शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो यहां से ए बी सी हमारा कितना आ गया, ए बी सी इज इक्वल टू माइनस का 15 1 क्रॉस 1। ठीक है बेटा, डन है। हाँ या ना, जल्दी से एक बार देख लो फटाफट। आई होप सभी को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ई अल्फा इंटू ई बीटा बेटा बताना है। तो ई थीटा हमारे पास ये दिया गया है, तो ई अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, हर एक जगह पर अल्फा हो जाएगा, साइन अल्फा, ये हो जाएगा सर कॉस अल्फा। ई बीटा हर जगह पर बीटा लिख दो, कॉस बीटा, साइन बीटा, ये हो जाएगा सर कॉस बीटा। बात समझ आई, हाँ या ना। तो बस यार अब यहां से ई अल्फा इंटू ई बीटा बेटा अपन कैलकुलेट करेंगे। तो ई अल्फा इंटू ई बीटा कितना आ जाएगा, ई अल्फा इंटू ई बीटा, ये हो जाएगा भैया कॉस अल्फा, साइन अल्फा, कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा सर कॉस बीटा, साइन बीटा, माइनस साइन बीटा, कॉस बीटा। ठीक है ना। तो यार यहां से इसको रो बाई कॉलम मेथड आप मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा बेटा कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, यही आ जाएगा। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा सर कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा। ठीक है भैया, डन है। हाँ या ना। सेम इसी तरीके से इसको यहां पर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब जरा ध्यान से देखना, ये सारे फॉर्मूलाज ही फॉर्मूलाज बेटा लिखे गए, है ना। तो ये लिखा है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये लिखा है सर कॉस अल्फा प्लस बीटा। सही कह रहा हूं मैं, बिल्कुल सही बात है सर। यहां पर देखो क्या लिखा है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। अगर मैं इसमें से माइनस को बाहर ले लेता हूं तो ये लिखा है माइनस टाइम साइन अल्फा प्लस बीटा, और यहां पर देखो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये लिखा है बाबू कॉस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ना। तो यहां से
ई अल्फा इंटू ई बीटा, ई अल्फा इंटू ई बीटा इज इक्वल टू दिस वन। और अगर हम इसी चीज को ध्यान से देखें तो दिस इज नथिंग बट ई अल्फा प्लस बीटा। क्या लिखा है? ई अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ, यानी कि करेक्ट आंसर इज द व्हाट, ई अल्फा प्लस बीटा शुड बी द राइट आंसर। ये एनसीईआरटी टाइप का सवाल है, एनसीईआरटी में सिमिलर इसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया। चलिए 2025 का पीवाईक्यू है, ए इज इक्वल टू 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बेटा हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ये लंबे चौड़े एक्सप्रेशन की, है ना। तो भैया यहां से हमारे पास ये हो गया सर x0, ये हो गया सर x0m, yz0 006 इज इक्वल टू, यार 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा 600 060 006। यार दोनों साइड अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो x की वैल्यू आ गई सर 6, m की वैल्यू आ जाएगी बेटा 0, y की वैल्यू आ गई 0, z की वैल्यू आ गई 6। हमें इन सब का सम बताना है, तो ये आ गया सर 12। तो 12 शुड बी द राइट आंसर। कितना आ गया? 12 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है ऑर्डर ऑफ बी बताना है। तो ये है सर 1 क्रॉस 3, ये है 3 क्रॉस 2, तो बी का ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1 क्रॉस 2। तो 1 क्रॉस 2 शुड बी द राइट आंसर, है ना। कितना? 1 क्रॉस 2 शुड बी द करेक्ट आंसर। बात समझ आ गई बेटा सभी मेरे बच्चों को? हाँ या ना? चलिए बहुत सुंदर, ग्रेट, है ना। नेक्स्ट आ जाओ फटाफट अगले सवाल पे। पूरी एनसीईआरटी का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये, है ना। जब भी पूछा जाएगा आपसे 5 नंबर में ये सवाल पूछा जाएगा। तो कह रहे हैं ए इज इक्वल टू दिस वन, आई बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो सर हमें ये शो करना है ना। तो सबसे पहला काम इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड अपन निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है भैया आई प्लस ए। तो आई क्या है बेटा? आई है सर 1001 प्लस ए क्या है सर? दिस वन माइनस टेन अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2 0, है ना। तो यार यहां से आई प्लस ए ये हो जाएगा 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2 1 आ जाएगा। तो दिस वन इज द आई प्लस ए। बात समझ आ गई? उसके बाद आई माइनस ए, ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड, है ना। अब राइट हैंड साइड जरा निकालो। राइट हैंड साइड में सबसे पहला काम आई माइनस है। आई क्या है? 01 माइनस ए क्या है बेटा? 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, और ये आ गया सर टेन अल्फा बाई 2 0। ये आ गया आई माइनस है, ठीक है ना। बात समझ आ रही है? तो इसको निकालो जल्दी से फटाफट। तो यहां से आई माइनस ए हमारा कितना बन गया? ये बन गया 1 माइनस माइनस प्लस टेन अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2, ये बन गया सर 1। तो आई माइनस ए तो हमारा ये आ गया, ठीक है, डन है। हाँ या ना? जल्दी से एक बार देख लो फटाफट। आई होप सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर है। यही चल रहा है बेटा? चलिए बहुत सुंदर, ग्रेट। तो हमें आई माइनस ए इंटू दिस वन निकालना है। नाउ आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, है ना। हमें ये कैलकुलेट करना है। तो बस बेटा अब यहां पर उठा के आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये हो जाएगा आई माइनस ए, आई माइनस ए हमने निकाल रखा है। आई माइनस ए है सर दिस वन 1 टेन अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2 1, और ये कितना है सर? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है ना। तो बस रो बाई कॉलम मेथड आप इसको मल्टीप्लाई करो, है ना। तो रो बाई कॉलम मेथड अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहां से आप पहला रो उठा लो, पहले कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो।
तो ये बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा, है ना, प्लस साइन अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2, यही आ जाएगा। अब इसको यहां पर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2, ठीक है। अब यहां से ये दूसरा रो उठाओ, ये हो गया माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा, यही लिखा हुआ है, देख लो एक बार फटाफट, हाँ या ना, है ना, यही लिखा हुआ है ना, चेक कर लो एक बार, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं इस वाले टर्म को A11 कह देता हूं बेटा, इस वाले टर्म को मैं A22 कह देता हूं, तो दोनों देखो सेम ही लिखा हुआ है ना, तो A11 इज इक्वल टू A22 इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2। तो यार यहां से ये कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा की वैल्यू 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, साइन अल्फा की जगह पर 2 tan अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू tan अल्फा बाई 2 हो गया। तो यार यहां से एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम आ गया सर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो ये हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ गया, ठीक है। तो यार यहां से A11 इज इक्वल टू A22 इज इक्वल टू, दो में से एक घटा दो तो ये बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो ये हो गया कैंसिल आउट, यानी कि A11 इज इक्वल टू A22 इज इक्वल टू 1 आ गया। बात समझ आ गई, ये कितना आ गया सर, 1 आ गया, सिंपल है, हाँ या ना। अब सेम इसी तरीके से अगर आप इसको ध्यान से देखो, तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है बाबू A12 और ये लिखा है बाबू A21, तो दोनों एक दूसरे के नेगेटिव टाइम है ना। तो यहां से अगर मैं A12 निकालता हूं, A12 कितना आ जाएगा, माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2, ठीक है। तो थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेता, A12 इज इक्वल टू माइनस 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा की जगह पर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू tan अल्फा बाई 2, यही आ गया। तो यहां से बेटा A12 कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा सर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये हो गया माइनस का 2 tan अल्फा बाई 2 प्लस tan अल्फा बाई 2, है ना, माइनस tan क्यूब अल्फा बाई 2 आ जाएगा, यही बन गया, देख लो एक बार। तो A12 इज इक्वल टू माइनस 2 में से ही इसको घटा देंगे, ये हो गया tan अल्फा बाई 2 माइनस tan क्यूब अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ गया। तो A12 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस टेन अल्फा बाई 2 आ जाएगा सर कॉमन, ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ जाएगा, डन है। तो ये हो गया बेटा हमारे पास कैंसिल आउट,
तो यानी कि A12 ये हो गया बाबू माइनस का tan अल्फा बाई 2 आ गया। बात समझ आ गई? हाँ या ना? तो यानी कि ये जो वैल्यू है दिस इज द माइनस का tan अल्फा बाई 2। ठीक है, बात समझ आई? तो यानी कि यहां से राइट हैंड साइड हमारा कितना बन रहा है, फिर यहां से RHS हमारा कितना बन रहा है, यहां से RHS यानी कि I माइनस ए इंटू दिस वन है ना। तो ये हमारे पास ओवरऑल कितना बन रहा है, तो ये तो बन गया 1, ये भी बन गया 1, और ये बन गया माइनस का tan अल्फा बाई 2। तो ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, ये भी आ गया 1। तो दिस इज द हमारा राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड हमारा कितना था, लेफ्ट हैंड साइड हमारा देखो ये रहा। तो RHS और LHS दोनों हमारा सेम आ गया। तो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो 5 नंबर का ये बहुत ही खूबसूरत सा सवाल आपकी स्क्रीन पर था, है ना। होपफुली सभी मेरे बच्चों को बहुत मजा आया होगा इसको करके। ठीक है, तो ये NCERT का ही क्वेश्चन है बेटा, कुछ भी बाहर से नहीं है। ठीक है, डन है। चलिए नेक्स्ट अब आगे मूव ऑन करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। भैया किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है बेटा, रो और कॉलम को आप इंटरचेंज कर देते हो। जैसे ABC 1 2 3 2 रो और 3 कॉलम है ना। तो अगर मैं इसका A ट्रांसपोज लिखता हूं तो जो इसमें ये फर्स्ट रो है ये बन जाएगा सिर्फ पहला कॉलम यानी ABC, और ये जो दूसरा रो है ये बन जाएगा दूसरा कॉलम यानी कि 1 2 3, ये बन गया सर 3 क्रॉस 2। ठीक है, तो यहां पर एक नोट बना के आप लिख सकते हो। सबसे पहला नोट, रो एंड कॉलम इंटरचेंज। ठीक है ना, तो रो और कॉलम को हम इंटरचेंज कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। दूसरा पॉइंट, इफ ऑर्डर ऑफ A is M cross N, then order of A transpose will be, ये हो जाएगा N क्रॉस M। ठीक है, ये है सर दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इफ लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट इन A is Aij, it will be Ajith इन A ट्रांसपोज। ठीक है ना, जैसे यहां पर इसकी लोकेशन क्या है, A12 ये बन गई A21, तो A13 ये बन गई A31 है ना, ये A22 ये क्या है A23 है, ये बन गया 32। ठीक है, तो लोकेशन क्या हो जाता है बेटा, लोकेशन हमारी स्वैप हो जाती है। नेक्स्ट आ जाओ प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है A प्लस बी का ट्रांसपोज, ये होता है बाबू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। दूसरी प्रॉपर्टी A इंटू बी का ट्रांसपोज, ये होता है सर B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। अगर इसी को ABC ट्रांसपोज अपन लिख देते तो ये हो जाएगा C ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। ठीक है ना। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कुछ भी ट्रांसपोज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज होता है। ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी, अगर कभी ट्रांसपोज लगा है और इनवर्स लगा है तो इनवर्स और ट्रांसपोज को इंटरचेंज हम कर सकते हैं। ठीक है ना, ट्रांसपोज एंड इनवर्स कैन बी इंटरचेंज, इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है पुत्र, क्लियर है सभी मेरे बच्चों को? हाँ या ना, जल्दी से एक बार देख लो फटाफट।
तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज हैं, है ना, कि किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दो मैट्रिक्स का सम का ट्रांसपोज क्या होगा, तो ये सारी बातें तुम्हें पता रहनी चाहिए। तो आ जाओ सबसे पहले इस पर बेस देखो, कुछ एक सवाल देखते हैं, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सीबीएसई का पीवाईक्यू है, कह रहा है ए इज द दिस वन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये दिया गया है ए ट्रांसपोज प्लस ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज प्लस ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज अगर हम लेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस ए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001, यही आ गया ना। तो कॉस थीटा हो जाएगा सर 2 कॉस थीटा 0 0 2 कॉस थीटा 1001। तो बस अब इन दोनों को आप इक्वेट कर दो, 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ गया, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, तो यानी कि 2n पाई प्लस पाई/3 शुड बी द राइट आंसर। ठीक है भैया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगला सवाल। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है ए इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है सर, m क्रॉस n है ना, और b का ऑर्डर बेटा मालूम नहीं है तो हम p क्रॉस q मान लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि a ट्रांसपोज b और b a ट्रांसपोज दोनों डिफाइन है, ठीक है ना। तो a ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा n क्रॉस m, और b का ऑर्डर है सर p क्रॉस q। अगर ये दोनों डिफाइन है तो यहां से बेटा m की वैल्यू आ जाएगी सर p। बात समझ आया, हाँ है ना। दूसरी चीज, बी ए ट्रांसपोज, बी का ऑर्डर है p क्रॉस q, और ए ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा n क्रॉस m। अगर ये डिफाइन है तो यहां से q इज इक्वल टू आ जाएगा सर n। यार यहां से ऑर्डर ऑफ द b, है ना, ऑर्डर ऑफ b इज इक्वल टू p क्रॉस q, और p की वैल्यू हमने कितनी निकाल रखी है m, और q की वैल्यू कितनी है सर n, तो यानी कि ऑर्डर कितना आ गया, m क्रॉस n शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, कितना आ गया, m क्रॉस n इज द करेक्ट आंसर। डन है बेटा, चलिए बहुत सुंदर, ग्रेट यार। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो दिस वाज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना। नेक्स्ट सबसे लास्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसको सिमेट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एक सवाल आपके एक बार जरूर आता है, मतलब एमसीक्यूज में, ठीक है ना। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम किससे कहते हैं, कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स अगर हम उसका ट्रांसपोज ले ले और सेम मैट्रिक्स आ जाए तो बेटा ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 3 4 6 5 6 8, ये क्या है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खास बात क्या है बेटा, नाम में ही सिमेट्रिक है, तो डायगोनल के दोनों साइड के एलिमेंट क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, है ना। डायगोनल के दोनों साइड के एलिमेंट क्या होना चाहिए सर, बराबर होना चाहिए। तो यहां पर नोट लिखो, नोट, सबसे पहला पॉइंट, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए होगा। दूसरी बात, एलिमेंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। ठीक है ना, जरूर एक दूसरे के बेटा बराबर होंगे। तीसरा पॉइंट, यानी कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होगा।
फॉर ऑल आई एंड जे, ठीक है ना। ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होगा फॉर ऑल आई एंड जे। बात समझ आ गई सभी मेरे बच्चों को? हाँ या ना। एक पॉइंट और बना के लिख लो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द डायगोनल एलिमेंट, on the diagonal element of symmetric matrix। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ठीक है ना। बात समझ आ गई? एक इसी में पांचवा पॉइंट आप बना के लिख सकते हो, लेट वी हैव अ डायगोनल मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई भी बेटा डायगोनल मैट्रिक्स है, A00 0B0 0 0 C, it will be symmetric matrix, it will be symmetric matrix also, ठीक है ना। तो डायगोनल मैट्रिक्स बेटा हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे, ठीक है ना। रीजन सिंपल है, क्योंकि पीडी के दोनों साइड के एलिमेंट सेम है ना। पीडी के दोनों साइड के एलिमेंट 0 0 0 0 सेम है। बात समझ आ गई? चलिए जल्दी से फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि अगर ये मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक है तो एबीसी की वैल्यू क्या होगी। तो भैया अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सिंपल है ना, डायगोनल के दोनों साइड के एलिमेंट बराबर ही होंगे, तो यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 2, a माइनस बी इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू -1। तो दोनों को सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 6, तो a की वैल्यू आ गई सर 3, a की वैल्यू 3, तो b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -1। तो 3 -1 -1 शुड बी द राइट आंसर, है ना। 3 -1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसका जो ट्रांसपोज अगर हम लेते हैं तो -a के बराबर आ जाए। तो यानी कि a इज इक्वल टू, कोई भी मैट्रिक्स अगर इस टाइप से है बेटा 0ab -a 0c 0, तो ये आप देख सकते हो कि दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खास बात यह है कि प्रिंसिपल डायगोनल के दोनों साइड के एलिमेंट एक दूसरे के नेगेटिव टाइम होते हैं बेटा, ठीक है ना। तो यहां पर आप नोट बना के लिखो, नोट। सबसे पहला पॉइंट है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -है। दूसरा पॉइंट है एलिमेंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल मस्ट बी नेगेटिव ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। प्रिंसिपल डायगोनल के दोनों साइड के एलिमेंट एक दूसरे के नेगेटिव टाइम्स होने चाहिए, यानी कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस टाइम्स जे आई होना चाहिए फॉर ऑल आई एंड जे, ठीक है। तीसरा पॉइंट, फॉर प्रिंसिपल डायगोनल, है ना, आई इज इक्वल टू जे होना चाहिए प्रिंसिपल डायगोनल पर। तो ये हो जाएगा ए आई आई इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए आई आई, तो ये हो गया 2 आई आई बराबर 0, ए आई आई इज इक्वल टू 0 आ गया। बात समझ आ गई? ए आई आई इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है, कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट जरूर 0 होने चाहिए बेटा। तो दिस इज द हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है।
बात समझ आ गई? हाँ या ना? चलिए कुछ एक सवाल देखते हैं इस पर बेस फटाफट। तो यहाँ पर ये हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन, तो क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? तो आप क्या बोलोगे सर, दोनों साइड के एलिमेंट एक दूसरे के नेगेटिव टाइम है, यानी कि सर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कह रहे हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसकी वैल्यू बताओ। तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो सर ए की वैल्यू 0, बी और सी एक दूसरे के नेगेटिव टाइम्स होंगे, है ना? तो वैल्यू किसकी बतानी है? बी प्लस सी के। बी और सी नेगेटिव, तो ये आ गया 0, है ना? तो 0 शुड बी द राइट आंसर। ये कह रहे हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो बेटा ए की वैल्यू आ गई 0, ये 2 है तो सी की वैल्यू -2, ये 3 है तो ये होना चाहिए -3, तो बी की वैल्यू आ गई, अगर ये 3 है तो ये -3 होना चाहिए, तो बी की वैल्यू आनी चाहिए 3, है ना? तो ए प्लस बी प्लस सी अपने को बताना है, तो ये आ गया सर 1, तो 1 शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, डन है बेटा। चलिए सबसे लास्ट सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इसकी थ्योरम्स, ठीक है? तो सबसे पहली थ्योरम ये है कि फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें इसका ट्रांसपोज जोड़ते हैं तो बेटा हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। कैसे? इसकी प्रूफिंग इंटरेस्टिंग है और इसकी प्रूफिंग आपको जानना भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना? तो प्रूफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा बाबू ए ट्रांसपोज प्लस ए, यानी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू सेम मैट्रिक्स, तो हम यहां से क्या बोलेंगे? दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ आ गई? हाँ या ना? नेक्स्ट आ जाओ, किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसका ट्रांसपोज हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक आता है। तो अगेन जिसको हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, इसका ट्रांसपोज आप ले लो, ये हो जाएगा दिस वन माइनस ए, यहां से हो गया बेटा ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम्स दिस वन। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ द सेम मैट्रिक्स, यानी ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ आ गई सभी बच्चों को? हाँ या ना? जल्दी से देख लो। नेक्स्ट देखो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है तो ये सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड सम ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब यहां पर आप ये जानते हो ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसा मैट्रिक्स है? दिस इज द सिमेट्रिक। ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसा है? दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक, है ना? तो कोई भी मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में हम किस तरीके से लिखते हैं? इस तरीके से बेटा लिखते हैं। ध्यान रखना, कई बार को सवाल हमसे ऐसा दे देता है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको हम P प्लस क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पर P जो है सिमेट्रिक है और Q जो है स्क्यू सिमेट्रिक है, तो P की वैल्यू आप क्या लिखोगे यहां से? तो P की वैल्यू आप लिखोगे 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, और Q की वैल्यू लिखोगे 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ध्यान रखना, ठीक है ना? क्योंकि 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिमेट्रिक हमारा ये वाला पोर्शन होगा और स्क्यू सिमेट्रिक हमारा ये वाला पोर्शन होगा, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट है ये। इस पर बेस जब सवाल आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार करना क्या है। ठीक है बेटा, डन है? चलिए बहुत सुंदर, ग्रेट है। तो अब आ जाओ इस पर बेस। अच्छा, इसमें एक थ्योरम और बची हुई है, इसको भी देख लो कि अगर हमारे पास ए जो है सिमेट्रिक है तो ए टू द पावर एन भी कैसा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, है ना?
तो सिंस ए इज सिमेट्रिक, तो अगर ए सिमेट्रिक है ए ट्रांसपोज बराबर ए होना चाहिए। अब हमें ये बताना है कि ए टू द पावर एन इज सिमेट्रिक, तो भैया ए टू द पावर एन का ट्रांसपोज अपन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज टू द पावर एन, है ना। ट्रांसपोज में ये भी प्रॉपर्टी नोट डाउन कर लेना कि ट्रांसपोज एंड पावर कैन बी इंटरचेंज। आई थिंक इसको वहां पे शायद नहीं लिखा है, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी भी बेटा पांचवी प्रॉपर्टी नोट डाउन कर लेना। ए ट्रांसपोज की पावर एन अगर लिखा हुआ है तो ये ए टू द पावर एन का ट्रांसपोज हम लिख सकते हैं, यानी कि ट्रांसपोज एंड पावर कैन बी इंटरचेंज, ठीक है ना। ट्रांसपोज एंड पावर कैन बी इंटरचेंज, डन है। तो ये आप देख लो अब यहाँ पे जल्दी से फटाफट। तो ये बेटा हमने कर लिया। अब ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है सर, ये हो गया दिस वन, ए ट्रांसपोज की जगह पर ए, तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बराबर सेम मैट्रिक्स, यानी ए टू द पावर एन इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ आ गई भैया, हाँ या ना। तो इंटरेस्टिंग है ना, देख लो एक बार जल्दी से फटाफट। आई होप सभी बच्चों को अच्छे तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो अगर ए और बी बेटा सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। तो हमें ये बताना है कि सर ए बी प्लस बी ए क्या होगा। ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज हो जाएगा ए बी ट्रांसपोज बी ए ट्रांसपोज। अब ए बी ट्रांसपोज क्या होता है सर, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, यही हो जाएगा ना। अब यार बी ट्रांसपोज की जगह पर बी, ए ट्रांसपोज की जगह पर ए बी, तो भैया यहां से ए बी प्लस बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ए आ गया ना। तो यहां से आप ये देख सकते हो कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू सेम मैट्रिक्स, ए बी प्लस बी ए इज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ आ गई सभी मेरे बच्चों को, हाँ या ना। जल्दी से एक बार देख लो फटाफट, कहाँ गया ये। चलिए बहुत सुंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। 2025 का पीवाईक्यू है, कह रहे हैं कि ये सिमेट्रिक है। तो अगर ये सिमेट्रिक है तो डायगोनल के एलिमेंट के दोनों साइड बराबर होने चाहिए। तो 6x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू आ गई सर 2, है ना। 4y इज इक्वल टू 8x, तो 4y इज इक्वल टू 16, तो y इज इक्वल टू आ गया 4, है ना। तो 2x प्लस वाई, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, यानी कि 8 शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, डन है। 8 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए सर, नल मैट्रिक्स इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है, हाँ या ना। तो नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होता है, ठीक है, बहुत सही। तो ये था बेटा पूरा का पूरा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की कहानी। आई होप सभी मेरे बच्चों को अच्छे तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना। तो ये इसमें कुछ एक सवाल मैं तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, इनको आप लोग घर से ट्राई कर लेना, है ना। तो आई होप सभी को अच्छी तरीके से सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो दैट वाज द मैट्रिक्स का वन शॉट, बहुत ही कंसाइज क्रिस्प एकदम पॉइंट टू पॉइंट, जितना आपके लिए एग्जाम के लिए जरूरी है। और बाकी बेटा इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आएगी वो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशन में करेंगे, ठीक है। अब आपके लिए सिंपली होमवर्क क्या है, एक तो एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेना, दूसरा पीवाईक्यूज कंप्लीट कर लेना 4 सालों के, और सैंपल पेपर कंप्लीट कर लेना 4 सालों के,
इससे ज्यादा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो बाकी सारी चीजें मैं आपको क्लास में खुद ही करा दूंगा आफ्टर दिस सेशन, ठीक है। जब भी प्रैक्टिस की क्लास आएगी आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम लोग आपके लिए सारा सेशन यहाँ पर प्लान कर रहे हैं, कुछ भी उसके बाहर से नहीं आने वाला बेटा। तो जितनी भी चीजें मैं आपको करा रहा हूँ एकदम आंख बंद करके करते चलो, बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट, एकदम कंसाइज, एकदम कम टाइम लगाते हुए आपको मैं सारी चीजें समझा रहा हूँ। इन सब कंटेंट के पीछे बहुत मेहनत होती है बेटा, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, अथाह मेहनत होती है, तब जाके तुम्हारे सामने आ पाता है। यार अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। सेशन में मजा आया है आफ्टर द सेशन नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता के जाना कि आखिरकार कैसा लगा आपको सेशन, और चीजों में क्लियरिटी आई कि नहीं, एकदम बढ़िया रिवीजन हुआ कि नहीं, और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आएगा तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल, सभी मेरे बच्चों को। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, ठीक है। टेक केयर बेटा। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।